तो आज हम लोग प्रश्नावली 1.4 के प्रत्येक क्वेश्चन को समझेंगे और उसको हल करेंगे। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। जो पाठ समुच्चय है, इसके पिछले जो प्रश्नावली थे हम लोग उसको सॉल्व कर लिए हैं और सभी टॉपिक को समझ लिए थे, है ना। तो इस सेशन में हम लोग प्रश्नावली 1.4 के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। मेरा नाम प्रकाश कुमार है और आज हम लोग प्रश्नावली 1.4 के पहला नंबर 1 को देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। नीचे दो दो करके समुच्चय दिए गए हैं और उन दोनों समुच्चय का जो सम्मिलन होगा वो हमें बतलाना है ना। तो पहला जो क्वेश्चन है कि जो समुच्चय एक्स है इसमें जो अवयव है वो क्या है, तो 1, 3 और 5 है जो कि अवयव है समुच्चय एक्स के, और उसी तरह से समुच्चय वाई है। तो यदि हम इन दोनों समुच्चयों का क्या करें, समुच्चय युग्म का क्या करें, हम सम्मिलन निकाले या ज्ञात करें तो क्या होगा हमारा जो यहाँ पर होगा समुच्चय एक्स और वाई का दोनों का क्या सम्मिलन। सम्मिलन का जो साइन होता है कैसा होता है, तो वो यू की तरह होता है। क्या होता है, यू की तरह होता है सम्मिलन का साइन, है ना। तो एक्स और वाई का जो सम्मिलन करेंगे दोनों समुच्चयों का, तो उसमें क्या हो जाएगा, दोनों के अवयव जो होंगे आपस में मिल जाएंगे। तो कहने का अर्थ है कि इसमें एक है और इसमें दो है, तो हम जो छोटे वाले होते हैं पहले उसको लिखते हैं, है ना, समुच्चय में। तो और उसको मसले को सेक्शन में उसको बंद कर देते हैं। तो 1, 2, फिर 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तो किसी एक को हम यहाँ पर एक बार लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक ना। फिर उस तरह से आगे 5 है इसमें, है ना। तो कहने का अर्थ है कि जो भी अवयव थे दोनों में सभी को मिलाकर हम लोग यहाँ पर लिख लिए। तो ये जो हमारा अवयवों का जो समुच्चय बना ये हमारा क्या होगा, तो यही होगा हमारा दोनों समुच्चयों का सम्मिलन, है ना। उसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका यदि सम्मिलन करा जाए तो पहला जो क्वेश्चन पहला जो इसमें समुच्चय है जो कि समुच्चय ए है, तो उसमें कौन कौन अवयव हैं, तो जो हमारे होते हैं अंग्रेजी के जो अल्फाबेट होते हैं उसके जो स्वर होते हैं वो है वॉवेल्स, A E I O U क्या है इसमें अवयव है, और समुच्चय बी है उसमें क्या है ABC क्या है अवयव है। तो यदि समुच्चय ए और समुच्चय बी का दोनों का हम सम्मिलन करें, दोनों समुच्चय युग्म का क्या करें सम्मिलन करें, तो कैसा होगा। यदि यहाँ पर हम सेकंड वाला में ए और बी दोनों समुच्चयों का क्या करें सम्मिलन करें, तो इसमें क्या अवयव आएंगे, किन अवयवों का ये समुच्चय बनेगा। तो देखिए इसमें जो है सबसे पहले ए है और वो इसमें भी है, तो एक बार यहाँ पर ए लिख लेते हैं, ठीक ना। उसके बाद इसमें बी है, इसमें बी नहीं है, तो कोई बात नहीं यहाँ पर है ना, तो उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। उसी तरह से सी इसमें है उसमें नहीं है क्योंकि वो सी जो कॉन्सोनेंट होता है, तो सी यहाँ पर हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, सी के बाद जो आएगा हमारा ई आएगा, तो यहाँ पर ई लिख लेंगे। फिर उसके बाद इसी तरह से हम लोग आई और ओ और यू को भी यहाँ पर लिख लेंगे। तो इन अवयवों का जो समुच्चय बनेगा हमारा, है ना बच्चों, जो हमारा समुच्चय बनेगा वो क्या होगा, इन अवयवों का जो समुच्चय बनेगा वही होगा इन दोनों समुच्चयों का सम्मिलन समुच्चय, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर जो 2 था उसका क्या हो गया हमारा, ये हमारा सम्मिलन हो गया, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर पहला का सम्मिलन था, ठीक है। अगला जो है कि समुच्चय ए जो है, ये जो हमारा दिया गया है समुच्चय के किस रूप में, समुच्चय के समुच्चय निर्माण रूप में, है ना बच्चों। तो क्या है कि सभी एक्स का समुच्चय जहाँ एक्स क्या है एक प्रकृत संख्या है और 3 का गुणज है। तो कहने का अर्थ है पहले हम समझ लेते हैं कि कौन कौन से अवयव समुच्चय ए में आएंगे, ठीक है ना। तो जो क्या है कि प्रकृत संख्या है, ठीक है, नेचुरल नंबर समझ में आ गया, और 3 का गुणज है, तो 3 के जितने भी गुणज होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव वाले वो हमारे प्रकृत संख्या होंगे ही होंगे। तो 3 का गुणज में कौन कौन आएंगे, तो हमारा कुछ इस तरह से आएगा, जैसे कि मान लीजिए 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड सो ऑन। इस तरह से हमारे क्या हो जाएंगे, इस समुच्चय में अवयव आगे आते जाएंगे। तो ये हमारा 3 गुणज का जो समुच्चय बनेगा समुच्चय ए ये होगा। और जो समुच्चय बी है हमारा, जो हमारा समुच्चय बी है उसमें क्या है कि सभी एक्स का समुच्चय जहाँ एक्स संख्या 6 से कम एक प्रकृत संख्या है, तो 6 से कम जो प्रकृत संख्या होती है वो कौन कौन सी होती है, तो हमारा वो होता है 1, 2, 3, 4 और 5, यानी यही होता है 6 से कम कुल प्रकृत संख्या, और इनका जो समुच्चय बनेगा वो हमारा समुच्चय बी हो जाएगा। तो कहने का अर्थ है ये हमारा क्या था, ये हमारा जो था समुच्चय ए था, ठीक है ना, और उसी तरह से ये हमारा समुच्चय बी था। तो दोनों को हम लोग समुच्चय निर्माण रूप से रोस्टर रूप या फिर सारणीबद्ध रूप में हमने कर लिया।
उसके बाद करना क्या है, तो इन दोनों समुच्चयों का सम्मिलन करना है, यानी समुच्चय ए और बी दोनों समुच्चयों का सम्मिलन करना है ना। तो सम्मिलन में क्या करेंगे कि दोनों के अवयव को आपस में मिला देंगे। तो देखिए, जब दोनों के अवयव को हम आपस में मिला देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कुछ 1, फिर 2, 3 इसमें भी है और इसमें भी है, तो एक बार ले लेंगे यहाँ पर 3, उसके बाद 4, 5 है ना, 4, 5 और यहाँ से 6, 9 इस तरह से बढ़ते जाएगा, 6 है, फिर 9 है, फिर 12 है, और इस तरह से एंड सो ऑन ये बढ़ते जाएगा है ना। तो ये हमारा इन दोनों समुच्चयों का सम्मिलन समुच्चय में कुल हमारे अवयव हो जाएंगे इस तरह से है ना। इस तरह से मेरे इसमें अवयव हो जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर एक और बात को ध्यान रखना है कि ये जो दिए गए हैं हमारे यहाँ पर समुच्चय, वो क्या है, समुच्चय निर्माण रूप में है, समुच्चय के समुच्चय निर्माण रूप में है, तो इसलिए इसका जो उत्तर देंगे हम भी उसी रूप में देंगे। तो देखिए, इसको ये जो लिखे हैं हम किस में लिखे हैं, तो ये हम लिखे हैं रोस्टर रूप में। हम इसके जो उत्तर देंगे किस में देंगे, तो समुच्चय निर्माण रूप में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज जो समुच्चय ए और बी का सम्मिलन समुच्चय जो होगा उसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से जो है ये 3, 6, 9, 12, 15 ये हमारा क्या है, तो 3 का गुणज है, और जो शेष बच जा रहा है, कौन बच रहा है, 1, 2, 4 और 5 है ना, 1, 2, 4 और 5। तो क्या कर लेंगे, कुछ इस तरह से मान लेंगे सभी x का समुच्चय, जहाँ x क्या है हमारे, जहाँ x हमारे क्या है, x हमारे क्या हो सकते हैं, तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, उसके बाद 4 हो सकता है, 5 हो सकता है ना। इसको हमने एक ग्रुप में मान लिया और 3 गुणज को अलग लिख देंगे यहाँ पर। या फिर क्या हो सकता है हमारा, वो 3 का गुणज हो सकता है, 3 का गुणज हो सकता है। तो इस तरह से हम क्या कर लिए, हम लोग इस समुच्चय को जो हमारा रोस्टर रूप में था उसको हम लोग किस में कर लिए, समुच्चय निर्माण रूप में कर लिए इसको है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, समुच्चय ए और बी के सम्मिलन समुच्चय। इस तरह से इसका उत्तर हो गया, ये हमारा किसका हो गया, 3 नंबर समुच्चय का ये हमारा उत्तर हो गया है ना। उसके बाद जो 4 नंबर में है कि समुच्चय ए जो है उसमें क्या है कि सभी x का समुच्चय, जहाँ x क्या है, तो x एक प्राकृत संख्या है और x की जो वैल्यू है वो क्या है, 1 से बड़ी है, और जो 6 के बराबर है 6 से छोटी है ना। तो ये समुच्चय ए है। और समुच्चय बी जो है वो क्या है, तो सभी x का समुच्चय जहाँ x एक प्राकृत संख्या है और क्या है कि x की जो वैल्यू है वो 6 से बड़ी है और 10 से छोटी है ना। तो यहाँ पर भी जो 2 समुच्चय दिए गए हैं हमें किसमें दिए गए हैं, तो समुच्चय निर्माण रूप में दिए गए हैं। तो इसका भी जो हम उत्तर करेंगे वो क्या होगा, हम लिखेंगे इसको भी समुच्चय निर्माण रूप में। तो हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसको हम समझ लेते हैं रोस्टर रूप में करके समुच्चय ए और समुच्चय बी को, ठीक है ना बच्चों। तो जो हमारा समुच्चय ए हो जाएगा, जो हमारा समुच्चय ए हो जाएगा वो क्या होगा, उसमें जो अवयव क्या होंगे, तो एक तर्कित संख्या है x, और x की जो वैल्यू है वो 1 है, 1 से बड़ी है, 1 नहीं है, 1 से बड़ी है, 6 है या 6 से छोटी है ना। तो क्या हो जाएंगे इसमें, 1 तो है नहीं, 1 से बड़ी तो क्या होंगी, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है ना, क्योंकि 6 से छोटी है और 6 के बराबर है, तो इसलिए इसमें जो 6 है वो सम्मिलित होगा इस समुच्चय के अवयवों में है ना। तो इस तरह से इन अवयवों का जो समुच्चय बना वो हमारा क्या होगा, वो हमारा समुच्चय ए हो गया है ना। उसके बाद हमारे समुच्चय में क्या अवयव आएंगे, समुच्चय बी में, जो कि सभी x का समुच्चय जहाँ x एक प्राकृत संख्या है और 6 से बड़ी है और 10 से छोटी है। तो 6 से बड़ी क्या आएंगे, 7, 8 और 10 से छोटी 9, इतना ही संख्या है जो कि 6 से बड़ी और 10 से छोटी होंगे। तो ये हमारा समुच्चय बी हो गया, यानी इन अवयवों से जो समुच्चय बना वो हमारा समुच्चय बी बन गया। तो समुच्चय ए और समुच्चय बी का सम्मिलन समुच्चय निकालना है हमें। क्या निकालना था, समुच्चय ए और समुच्चय बी के सम्मिलन समुच्चय निकालना था हमें। तो कहने का अर्थ है क्या कर देंगे, दोनों के अवयव को आपस में मिला देंगे। कैसे, तो समुच्चय ए और समुच्चय बी के सम्मिलन समुच्चय जब करेंगे है ना, दोनों समुच्चय युग्मों का क्या करना है, सम्मिलन समुच्चय करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सबसे छोटा क्या है, 2 है, फिर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7, 8, 9, यानी 2 से लेकर 9 तक। तो 2 से लेकर 9 तक 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये सभी क्या हो गए, अवयव हो गए। और इन अवयवों का जो समुच्चय बनेगा वही होगा हमारा दोनों समुच्चयों का, दोनों समुच्चय युग्मों का सम्मिलन समुच्चय है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या कर लिए, जो रोस्टर रूप में था दोनों समुच्चय युग्मों का सम्मिलन समुच्चय निकाल लिए। तो इसको हम लोग जो आंसर करेंगे वो किसमें करेंगे, तो समुच्चय निर्माण रूप में करेंगे। इसको कैसे कर सकते हैं,
तो ध्यान दीजिए, इसको ऐसा हम लोग करेंगे कि समुच्चय ए और समुच्चय बी का जो सम्मिलन समुच्चय होगा, समुच्चय निर्माण रूप में वो कुछ इस तरह से होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि सभी एक्स का समुच्चय, हमने मान लिया कि अवयव जो थे वो हमारे एक्स है ना। सभी एक्स का समुच्चय जहाँ एक्स क्या है हमारा, जो हमारा एक्स है वो क्या है, कुछ इस तरह से। देखिए यहाँ पर हम कर सकते हैं डायरेक्ट कि हमारा एक्स जो है वो बिलोंग करेगा आर को, यानी एक्स जो हमारा रियल नंबर है लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। और जो हमारा एक्स है वो किस तरह से है, तो जो हमारा एक्स जो है वो कुछ इस तरह से है कि 2 के बराबर या 2 से बड़ी, 2 के बराबर या 2 से बड़ी, कुछ इस तरह से। की गलती होगी यहाँ पर, ये कुछ इस तरह, सॉरी, कुछ इस तरह से हो जाएगा है ना, 2 से बड़ी या 2 के बराबर, और 9 जो है 9 से छोटी और 9 के बराबर, ऐसे लिख सकते हैं। और नहीं तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि 1 से बड़ी है ना, और 10 से छोटी है ना। तो इस तरह से भी हमारा इसका आंसर हो सकता था। तो ये हमारा क्या हो गया, समुच्चय निर्माण रूप में इन दोनों समुच्चयों का सम्मिलन समुच्चय निकल गया। ये कौन सा क्वेश्चन था, 4 नंबर हमारा क्वेश्चन था। तो इस तरह से हम लोग 4 नंबर को भी कर लिए। 5 नंबर जो है यहाँ पर कि समुच्चय ए और बी दिया गया है, तो दोनों का सम्मिलन समुच्चय वैसे ही निकाल लें इसका भी। तो ध्यान दीजिए, जो समुच्चय बी है इसमें जो अवयव है क्या है, जो समुच्चय बी है हमारा वो एक रिक्त समुच्चय है ना बच्चों, क्या है, रिक्त समुच्चय है, क्योंकि यहाँ पर फाई लिखा गया है। और रिक्त समुच्चय में क्या होता है कि एक भी अवयव नहीं होता है, आप लोग को मालूम है। तो समुच्चय ए में जो अवयव है 1 2 3, वही अवयव होंगे समुच्चय ए और समुच्चय बी के सम्मिलन समुच्चय में। और चूंकि दोनों क्या है, किस रूप में है, तो रोस्टर रूप में है, तो हम भी इसका आंसर रोस्टर रूप में कर देंगे। कैसे, तो जो समुच्चय ए और समुच्चय बी का सम्मिलन समुच्चय जो होगा उसमें जो अवयव होंगे क्या होंगे, 1 2 3, 1 2 3 है ना, 1 2 3। तो इनका जो समुच्चय बन गया वही स्वयं हो गया, जो समुच्चय ए था वही हो गया यहाँ पर समुच्चय ए और समुच्चय बी का सम्मिलन समुच्चय है ना। तो इस तरह से हम क्या कर लिए, क्वेश्चन नंबर 1 को निपटा लिए। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 ले लिए यहाँ पर, वो इसलिए क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है यहाँ पर कि प्रश्न 1 से 1 जो है उनमें से में दिए प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए। जैसे कि हम लोग इससे पहले में निकाले, तो हम निकाल लिए समुच्चय, जो समुच्चय युग्म जो था उनका सम्मिलन। अब क्या निकालना है, तो समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ, जो कॉमन वाले होते हैं या फिर जो समान वाले होते हैं अवयव, तो उनका जो समुच्चय बनता है वो हमारा क्या कहलाता है, तो सर्वनिष्ठ समुच्चय कहलाता है। आप लोगों को ज्ञात होगा। तो यदि हम निकालें, जो क्वेश्चन नंबर 5 में जो कह रहा है, यदि उसको हम यहाँ पर निकालें तो कुछ इस तरह से देखिए, जो समुच्चय एक्स है और जो समुच्चय वाई है, दोनों का हमको निकालना पड़ेगा सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ समुच्चय। और सर्वनिष्ठ को कैसे हम करते हैं सूचित, तो वो कुछ इस तरह से साइन, जो यू हमारा होता है, जो यू हमारा होता है उसको हम पलट देंगे इस तरह से नीचे की तरफ। तो ये हमारा, हम क्या करते हैं, इस तरह से हम लोग सर्वनिष्ठ के साइन को सूचित करते हैं। तो जो हमारा एक्स और वाई दो जो समुच्चय है उसका सम्मिलन समुच्चय, क्या, सम्मिलन समुच्चय। तो ये हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है, पहला नंबर क्वेश्चन है इस तरह से। इसमें क्या हो जाएगा, तो कौन सा वह अवयव है या फिर वो अवयव है जो कि समुच्चय एक्स में भी है और वाई में भी है, तो वो 3 है। सिर्फ और सिर्फ जो 3 है वो एक्स में भी है उपस्थित और वाई में भी है। तो 3 यहाँ पर क्या हो जाएंगे, समुच्चय एक्स और वाई के सर्वनिष्ठ समुच्चय में, एक्स और वाई के सर्वनिष्ठ समुच्चय में जो अवयव आएगा वो 3 ही आएगा है ना। तो 3, सिर्फ 3 अवयवों का बनेगा जो समुच्चय वही कहलाएगा एक्स और वाई का क्या, सर्वनिष्ठ समुच्चय। इस तरह से 1 हो गया। 2 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, 2 हमारा जो हो जाएगा, क्या लिखा गया वहां पर, तो ए है समुच्चय और बी, तो समुच्चय ए और बी में जो कॉमन अवयव है ना, जो कॉमन क्या है यहाँ पर अवयव है जो कि दोनों में समान है। तो ध्यान दीजिए, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या है, तो ए है, ए जो है दोनों समुच्चयों में है। तो जो ए का बनेगा, जो हमारा अवयव ए का बनेगा समुच्चय, वही कहलाएगा क्या, तो समुच्चय ए और समुच्चय बी के सर्वनिष्ठ समुच्चय, ठीक है ना, सर्वनिष्ठ समुच्चय। तो ये हमारा 2 नंबर हो गया। 3 नंबर में क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो 3 नंबर में कि एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है, तो हम इसको लिखे थे कैसे, रोस्टर रूप में कुछ इस तरह से, ठीक है। और जो बी था कि एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है,
तो बी में जो अवयव है वो कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पर जो यहाँ पर लिखा गया था रोस्टर समुच्चय निर्माण रूप में, उसको हम लोग लिख लेते किसमें, तो रोस्टर रूप में। तो इसमें देखेंगे कौन कौन से अवयव जो कि दोनों समुच्चयों में है। तो यहाँ पर देखें तो ध्यान से, तो जो 3 है वो ए में भी है और बी में भी है, बाकी कोई अवयव दोनों समुच्चयों में समान नहीं है। तो इसलिए जो 3 का जो अवयव 3 का समुच्चय बनेगा वही होगा क्या, समुच्चय ए और बी का सर्वनिष्ठ समुच्चय, ए और बी का सर्वनिष्ठ समुच्चय। उसके बाद जो 4 नंबर क्वेश्चन होगा उसमें क्या है कि समुच्चय ए में कि सभी एक्स का समुच्चय जहाँ एक्स प्रकृत संख्या है और एक्स जो है 1 से बड़ा, 6 के बराबर या 6 से छोटा है। तो इसको हम लोग लिखे थे किसमें, इसको हम लोग लिखे थे रोस्टर रूप में। कहाँ पर, तो यहाँ पर है ना, यहाँ पर लिखे थे। और जो बी है उसमें क्या है कि सभी एक्स का समुच्चय जहाँ एक्स जो एक प्रकृत संख्या है और जो एक्स है 6 से बड़ी है, 10 से छोटी है, तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं रोस्टर रूप में। तो यदि दोनों समुच्चय ए और समुच्चय बी को हम लोग ध्यान से देखें तो इनमें कौन कौन से अवयव जो है दोनों में समान है, तो कोई अवयव यहाँ पर नहीं दिख रहा है जो कि दोनों में है ना। 2 से लेकर 6 तक यहाँ पर है और 7 से लेकर 9 तक यहाँ पर है। तो समुच्चय ए और समुच्चय बी दोनों समुच्चयों में यहाँ पर कोई भी अवयव समान नहीं है। तो इनका समुच्चय ए और समुच्चय बी दोनों समुच्चयों का जो सर्वनिष्ठ समुच्चय बनेगा उसमें जो अवयव होंगे एक भी नहीं होंगे, मतलब कि वो जो समुच्चय बनेगा ए और बी का सर्वनिष्ठ वो क्या होगा, एक रिक्त समुच्चय होगा। यानी उसको हम फाई सूचित कर सकते हैं, फाई से ए और बी का जो सर्वनिष्ठ इसमें बनेगा वो हमारा क्या होगा, फाई होगा, इस तरह से। उसके बाद जो हमारा समुच्चय 5 नंबर में जो है क्या है कि समुच्चय ए में जो है अवयव 1 2 3 है और बी क्या है, एक रिक्त समुच्चय है। तो देखिए जब कोई समुच्चय हो, जैसे कि यहाँ पर ए है और कोई एक और समुच्चय है जो कि रिक्त समुच्चय होता है, तो ऐसे स्थिति में क्या होता है कि दोनों समुच्चयों का जब हम निकालते हैं क्या, सर्वनिष्ठ समुच्चय, तो वो भी क्या होता है, फाई होता है। क्या होता है, फाई होता है। यानी ए और बी का यहाँ पर जो सर्वनिष्ठ निकालेंगे वो क्या होगा, हमारा फाई होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर लिए कि क्वेश्चन नंबर 1 और 5 को देख लिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 2, मान लीजिए कि समुच्चय ए दिया गया है और समुच्चय बी दिया गया है, तो हमें निकालना है समुच्चय ए जो है समुच्चय बी का एक उप समुच्चय है, ये हमें पूछ रहा है। फिर पूछ रहा है कि समुच्चय ए और समुच्चय बी का जो सम्मिलन समुच्चय होगा वो हमें ज्ञात करना है ना बच्चों। तो देखिए यहाँ पर जो हमें दिया गया है समुच्चय ए, इसमें जो अवयव है वो कौन कौन है, तो इसमें जो है वो अवयव समुच्चय ए में ए और बी है, और समुच्चय बी में जो अवयव है वो क्या है, ए है, बी है और सी है ना। तो देखिए जो समुच्चय ए में अवयव है ए और बी, वो क्या है, दोनों अवयव समुच्चय बी में उपस्थित है, मतलब कि ए के सभी अवयव समुच्चय बी में उपस्थित हैं। इसलिए जो समुच्चय ए है हमारा, जो हमारा समुच्चय ए है वो हमारा समुच्चय बी का क्या कहलाएगा, एक उप समुच्चय या फिर सबसेट कहलाएगा। तो इसलिए ये हमारा है। पूछ रहा है क्या ऐसा है, मतलब कि समुच्चय ए समुच्चय बी का एक उप समुच्चय है, पूछ रहा है। तो हाँ है, क्यों, तो समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में उपस्थित है, इसलिए। हाँ, अगला जो बात है कि समुच्चय ए और समुच्चय बी दोनों का सम्मिलन समुच्चय क्या होगा। तो देखिए यदि हम यहाँ पर इसको समझें, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 2, है ना। तो समुच्चय ए में अवयव जो है ए और बी है ना। और समुच्चय बी में जो अवयव है वो क्या है, तो उसमें जो है ए बी और सी है, ए बी और सी, ये तीनों इस समुच्चय में अवयव हैं। तो हमें निकालना है ए और बी का क्या, ये ए जो है समुच्चय ए जो है समुच्चय बी का एक उप समुच्चय है। तो हाँ है, हाँ ये है। तो क्यों, क्योंकि ए के सभी अवयव समुच्चय बी में उपस्थित है, इसलिए, है ना। और समुच्चय ए जो है और समुच्चय बी का दोनों का सम्मिलन समुच्चय क्या होगा, तो ध्यान दीजिए। तो समुच्चय ए और बी दोनों के अवयव को हम आपस में मिला देंगे। तो देखिए यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी ए है, तो हम यहाँ पर ए लिख देंगे एक बारी। उसी तरह से यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी है ना बच्चों। तो उसी तरह से हम यहाँ पर क्या कर देंगे, एक बार बी लिख देंगे, है ना। उसके बाद सी यहाँ पर है, तो ठीक है कोई बात नहीं, किसी एक में है ना, तो यहाँ पर सी भी हम लिख देंगे। तो इन अवयवों का जो समुच्चय बनेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, समुच्चय ए और समुच्चय बी का सम्मिलन समुच्चय कहलाएगा। और
ये जो समुच्चय है, ये समुच्चय क्या है? तो समुच्चय बी ही है। असल में समुच्चय ए और बी का सम्मिलन जो है यहाँ पर समुच्चय बी ही है। तो इस तरह से हम इसको भी समझ लिए कि हाँ ए जो समुच्चय है समुच्चय बी का एक उप समुच्चय है, सबसेट है, और समुच्चय ए और समुच्चय बी का सम्मिलन समुच्चय जो है ये है ना। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 3 है कि यदि समुच्चय ए और समुच्चय बी दो ऐसे समुच्चय है कि समुच्चय ए है वो समुच्चय बी का उप समुच्चय है ना। समुच्चय ए जो है समुच्चय बी का एक उप समुच्चय है, ठीक है। तो पूछ रहा है यहाँ पर कि समुच्चय ए और बी का सम्मिलन क्या होगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर कि दो समुच्चय दिए गए हैं, एक जो है ए है और जो दूसरा है वो बी है, ठीक है। तो समुच्चय ए जो है, देखिए ध्यान दीजिएगा, हमें कौन कौन समुच्चय दिए गए हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में। समुच्चय ए दिए गए हैं और बी, दो समुच्चय दिए गए हैं। और क्या दिया गया है? तो हमें दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, कि समुच्चय ए जो है वो क्या है? उप समुच्चय है बी का। तो इसका मतलब यह होता है कि समुच्चय ए के जो भी अवयव हैं, जितने भी समुच्चय ए में अवयव उपस्थित होंगे वो सभी के सभी समुच्चय बी में होंगे ही होंगे, है ना। तो देखिए समुच्चय ए और समुच्चय बी का जब सम्मिलन समुच्चय निकालेंगे तो क्या होगा यहाँ पर कि वो हमारा समुच्चय बी ही होने वाला है, समुच्चय बी ही होने वाला है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसा क्यों? तो ध्यान दीजिए यहाँ पर जो था कि समुच्चय ए जो है वो समुच्चय बी का एक उप समुच्चय था ना। तो समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में उपस्थित थे, है ना। तो इसलिए समुच्चय ए और समुच्चय बी का जब सम्मिलन समुच्चय निकालें तो जो उसमें अवयव आए वो असल में समुच्चय बी के अवयव हैं। तो इसलिए समुच्चय ए और समुच्चय बी का सम्मिलन समुच्चय जो है असल में क्या है? समुच्चय बी ही है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी समुच्चय ए और समुच्चय बी का जब सम्मिलन समुच्चय हम लोग निकालेंगे, समुच्चय ए और बी का सम्मिलन समुच्चय निकालेंगे तो क्या होगा? हमारा समुच्चय बी ही होने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होने वाला? समुच्चय बी है। 4 नंबर जो क्वेश्चन है कि यदि समुच्चय ए में कुछ इस तरह से अवयव दिए गए हैं और समुच्चय बी में भी कुछ इस तरह से अवयव जो है दिए गए हैं, समुच्चय सी में भी अवयव और समुच्चय डी में भी अवयव हमें दिए गए हैं, तो निम्नलिखित हमें ज्ञात करना है 1 से लेकर 5, 6, 7 तक, है ना। 7 तक हमें जो ये वैल्यू है ज्ञात करना है। पहला जो है क्या है कि समुच्चय ए और समुच्चय बी का सम्मिलन समुच्चय, यानी समुच्चय ए और समुच्चय बी दोनों समुच्चयों के अवयव को हम आपस में मिला देंगे, है ना बच्चों। तो समुच्चय ए में क्या है? तो समुच्चय ए में 1, 2, 3, 4 ये इसके अवयव हैं। समुच्चय बी में क्या है? तो 3, 4, 5, 6 अवयव हैं। तो यदि हम दोनों के अवयवों को हम आपस में मिला देंगे तो क्या बनेगा वो समुच्चय? तो देखिए यहाँ से हम 1, 2, 3, 4 ले लिए, हम यहाँ से क्या कर लिए 1, 2, 3, 4 ले लिए, है ना। और इधर देखिए 3 और 4 हम पहले इसमें ले लिए हैं, तो आगे क्या ले लेंगे हम? 5 और 6। तो इन अवयवों का जो समुच्चय बनेगा वो हमारा क्या कहलाएगा? वही हमारा कहलाएगा समुच्चय ए और समुच्चय बी का क्या? सम्मिलन समुच्चय, है ना। उसी तरह से समुच्चय ए और समुच्चय सी का जब सम्मिलन समुच्चय निकालेंगे तो वो क्या होगा? तो देखिए ए और समुच्चय सी के दोनों के हम अवयव को आपस में मिला देंगे, ठीक है ना बच्चों। तो समुच्चय ए और समुच्चय सी दोनों के अवयव को जब हम आपस में मिलाएंगे तो क्या बनेगा? तो यहाँ से हम 1, 2, 3, 4 पहले यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। 1, 2, 3 और 4, है ना। इस तरह से समुच्चय ए के अवयव को लिख लिया। और समुच्चय सी में क्या है? तो 4 के बाद 5, 6, 7, 8 क्या है? 5, 6, 7, 8। तो इस तरह से हम दोनों के अवयवों को आपस में मिला दिए और इन दोनों के अवयव जो आपस में मिल गए उनका जो समुच्चय बनेगा वही होगा समुच्चय ए और समुच्चय सी का क्या? सम्मिलन समुच्चय, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम समुच्चय ए और सी का समुच्चय सी के दोनों के क्या कर लिए? सम्मिलन समुच्चय निकाल लिए। समुच्चय बी और समुच्चय सी का सम्मिलन समुच्चय अब निकालना है। तो समुच्चय बी और समुच्चय सी दोनों के अवयव को हम आपस में मिला देंगे तो क्या बनेगा? हमारा कुछ इस तरह से बनेगा। ध्यान दीजिएगा कि समुच्चय बी में जो है अवयव सबसे छोटा 3, 4, 5, 6, उसके बाद इधर से 5, 6 है, मतलब कि समुच्चय बी के अवयव को पहले लिख देते हैं। तो 3, 4, 5, 6 इस तरह से हम समुच्चय बी के अवयव को लिख लिए। और समुच्चय सी के अवयव में जो 5 और 6 है हम पहले ही यहाँ पर लिख लिए हैं। तो 7 और 8 आगे क्या आ जाएगा? 7 और 8। तो इन अवयवों का जो समुच्चय बनेगा वो हमारा क्या कहलाएगा? वही कहलाएगा समुच्चय बी और समुच्चय सी के सम्मिलन समुच्चय, ठीक है। अगला जो है कि समुच्चय बी और समुच्चय डी के सम्मिलन समुच्चय में निकालना है ना। समुच्चय बी और समुच्चय डी के सम्मिलन समुच्चय। तो समुच्चय बी में जो अवयव हैं और जो समुच्चय डी में जो अवयव हैं
दोनों को हम आपस में मिला देंगे और आपस में मिलाने के बाद जो हमारा समुच्चय बनेगा वही इन दोनों के सम्मिलन समुच्चय कहलाएगा। तो समुच्चय बी में क्या है अवयव, तो 3 4 5 6 क्या है 3 4 5 6, ठीक है। और समुच्चय डी में क्या अवयव है, तो 7 8 9 10 क्या है 7 8 9 और 10, यानी इन अवयवों का जो समुच्चय बना वो हमारा होगा क्या यहाँ पर, तो समुच्चय बी और समुच्चय डी के सम्मिलन समुच्चय होगा, ठीक है। और अगला जो है कि समुच्चय ए और समुच्चय बी समुच्चय सी तीनों समुच्चयों का क्या करना है, हमें सम्मिलन समुच्चय इस बार निकालना है। तो बस ऐसा ही करेंगे कि जो हमारा समुच्चय ए है यहाँ पर और जो हमारा समुच्चय बी है यहाँ पर और समुच्चय जो सी है, तीनों के अवयवों को हम इस बार मिला देंगे, आपस में मिला देंगे। इस तरह से ध्यान दीजिएगा कि समुच्चय ए में क्या है 1 2 3 4, तो यहाँ पर लिख लेंगे 1 2 3 4। समुच्चय ए को जो अवयव है यहाँ पर लिख लिए। उसके बाद 3 4 प्लस यहाँ पर है तो 5 6 क्या होगा 5 और 6, ठीक है। अगला बार जो सी है उसमें से क्या होंगे 5 6 यहाँ पर पहले यहाँ पर लिखा हुआ है तो 7 और 8 लिखा जाएगा यहाँ पर, और 7 और 8। और इन अवयवों का जो समुच्चय बनेगा वो हमारा क्या होगा, समुच्चय ए और समुच्चय बी के और समुच्चय सी के तीनों समुच्चयों के क्या सम्मिलन समुच्चय होगा। अगला जो है कि समुच्चय ए बी और डी के सम्मिलन समुच्चय निकालना है। तो ए बी और डी जो है तीनों जो समुच्चय हैं, तीनों समुच्चयों के अवयवों को हम क्या कर लेंगे, आपस में मिला देंगे। कैसे, तो ए के जो अवयव हैं क्या है हमारे, तो 1 से लेकर 4 तक, तो 1 2 3 4, ठीक है बच्चों, इस तरह से इसको लिख लेंगे। और जो बी है हमारा अवयव 3 4 पहले से यहाँ पर है तो 5 6 और इसमें ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, 5 और 6 ये अवयव जुड़ गए। उसके बाद जो डी के अवयव है 7 से लेकर 10 तक, उसको हम यहाँ पर जोड़ देंगे, 7 8 9 10। तो इस तरह से हम सभी अवयवों को लिख दिया यहाँ पर, और इनका जो समुच्चय बनेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, तो वही कहलाएगा समुच्चय ए, समुच्चय बी और समुच्चय डी, तीनों समुच्चयों का सम्मिलन समुच्चय वही कहलाएगा, ठीक है। अगला जो है कि समुच्चय बी, समुच्चय सी और समुच्चय डी के सम्मिलन समुच्चय निकालना है। तो समुच्चय बी, समुच्चय सी और समुच्चय डी तीनों को हम जो अवयव था उनको हम आपस में मिला देंगे। तो बी के क्या क्या है अवयव, तो वो हमारा जो है 3 4 5 और 6, तो यानी इनको हम इनके जो अवयव थे यहाँ पर लिख लिए। और जो सी है उसमें क्या अवयव है, तो 5 6 7 8 है ना, तो 5 6 यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है, तो अगला जो होगा वो क्या होगा 7 और 8, ठीक है। उसी तरह से जो समुच्चय डी है इसके अवयव क्या है, तो 7 से लेकर 10 तक, 7 8 9 10, तो 7 और 8 पहले यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हम 9 10 बाकी यहाँ पर लिख लेंगे। और इन अवयवों का जो समुच्चय बनेगा वो क्या होगा हमारा, तो समुच्चय ए, समुच्चय बी, समुच्चय सी और समुच्चय डी, इन दोनों तीनों समुच्चयों का क्या होगा, सम्मिलन समुच्चय होगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर जो 3 2 और 4 तीनों को हम लोग देख लिए, समझ लिए। अगला जो क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 6 जो है, यदि समुच्चय ए में ये इस तरह से अवयव हमें दिए गए हैं और समुच्चय बी जो है उसमें भी हमें इस तरह से अवयव दिए गए हैं और समुच्चय सी में भी हमें अवयव दिए गए हैं, यानी ये सभी क्या है, रिक्त समुच्चय नहीं है, और डी भी है। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए, नीचे जो दिए गए हैं पूछे जा रहे हैं हमें, वो हमें मालूम करना है। जैसे कि पहला जो क्वेश्चन है कि समुच्चय ए और समुच्चय बी दोनों का क्या सर्वनिष्ठ समुच्चय, तो समुच्चय ए और समुच्चय बी दोनों में देखना है कि कौन कौन से अवयव हैं जो कि दोनों समुच्चयों में है ना। तो उन समुच्चयों का हमें, उन अवयवों का जो कि दोनों में है, जैसे कि समुच्चय ए में कौन कौन है, तो 3 5 7 9 और 11 है। समुच्चय बी में क्या है, तो 7 9 11 और 13 है। तो कहने का अर्थ है, ध्यान दीजिए कि 11 हमारा जो है समुच्चय ए में भी है और हमारा समुच्चय बी में भी है ना। उसी तरह से 9 जो है और 7 जो है दोनों क्या है कि समुच्चय ए में है और समुच्चय बी में भी 9 और 7 है हमारा, है ना। तो कहने का अर्थ है कि 7 9 11 समुच्चय ए में भी है और समुच्चय बी में भी है। तो इस तरह से इन तीनों 7 9 और 11 इन तीनों अवयवों का जो समुच्चय बनेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, तो वही हमारा कहलाएगा कि समुच्चय ए और समुच्चय बी दोनों का सर्वनिष्ठ समुच्चय, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरह से हमारा समुच्चय ए और समुच्चय बी का हम क्या कर लेंगे कि आसानी से निकाल लेंगे सर्वनिष्ठ समुच्चय 7 9
और 11, इन तीनों अवयवों का समुच्चय यहाँ पर बन गया, हो गया। समुच्चय बी और समुच्चय सी, समुच्चय बी और समुच्चय सी, इन दोनों समुच्चयों में दोनों का निकालना है क्या, हमें सर्वनिष्ठ समुच्चय, यानी देखना है कि कौन से अवयव हैं जो कि बी में भी हैं और सी में भी हैं, दोनों में समान है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कि जो हमारा अवयव है 11 यहाँ पर, वो इसमें भी है, सी में भी है ना। तो जो 13 है यहाँ पर, वो सी में भी है ना। तो कहने का अर्थ है कि 11 और 13 अवयव जो है वो हमारा समुच्चय बी और समुच्चय सी दोनों में है, ठीक है ना बच्चों। तो इसलिए जो 11 और 13 इन दोनों अवयवों का, 11 और 13 इन दोनों अवयवों का जो समुच्चय बनेगा वो हमारा समुच्चय बी और समुच्चय सी दोनों का क्या होगा, सर्वनिष्ठ समुच्चय कहलाएगा। अगला जो है कि समुच्चय ए, समुच्चय सी और समुच्चय डी, इन तीनों का सर्वनिष्ठ समुच्चय निकालना है। मतलब कि वो अवयव जो कि तीनों समुच्चय में हो, ए में भी हो, सी में भी हो, डी में भी हो। ध्यान दीजिए कि कौन से अवयव जो कि ए में भी है, सी में भी है, डी में है। तो ए में 3, 5, 7, 9, 11, सी में 11, 13, 15, 17 और डी में क्या है, 15 और 17। सबसे कम अवयव डी में है, क्या है, जो कि 15 और 17 है। तो क्या 15 और 17 हमारा ए और सी में भी है? तो ए में तो कहीं पर भी 15 और 17 नहीं है, नहीं है ना, इसमें कहीं 15 और 17 ए में नहीं है। और सी में भी हमारा 15 सिर्फ है, जो कि सी में भी है, 17 कहीं नहीं है, लेकिन 15 जो है वो हमारा सिर्फ और सिर्फ सी में है, लेकिन वो ए में नहीं है। मतलब कि डी के सभी अवयव समुच्चय ए में नहीं है। इसका मतलब कि समुच्चय ए, समुच्चय सी और समुच्चय डी, इन तीनों समुच्चयों का यदि हम निकाले क्या, सर्वनिष्ठ समुच्चय, तो हमारा क्या होगा, तो हमारा एक रिक्त समुच्चय होगा, ठीक है ना। मतलब कि एक खाली समुच्चय होगा जिसमें एक भी अवयव नहीं होंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि समुच्चय ए और समुच्चय सी, इन दोनों का क्या, सर्वनिष्ठ समुच्चय, ए और समुच्चय सी। तो ए और सी दोनों में कौन कौन है समान, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ए में जो है हमारा 11 जो कि सी में भी है ना, और इसमें 13, 15 जो कि इसमें नहीं है। यानी इसका मतलब यह हुआ कि अवयव 11 का जो समुच्चय बनेगा वो हमारा समुच्चय ए और समुच्चय सी दोनों में है, अवयव 11 दोनों में है। तो यानी इसका जो समुच्चय बना, समुच्चय 11 अवयवों का जो समुच्चय बना, अवयव 11 का जो समुच्चय बना, वो हमारा समुच्चय ए और समुच्चय सी दोनों का क्या होगा, सर्वनिष्ठ समुच्चय कहलाएगा। अगला जो है कि समुच्चय बी और समुच्चय डी, इन दोनों बी और डी इन दोनों समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, मतलब कि कौन कौन से अवयव हैं जो कि हमारे बी में भी हैं और डी में भी है। तो ध्यान से देखिए, जो समुच्चय बी में है 7, 9, 11 और 13, और डी में 15 और 17, तो 15, 17 में से कोई अवयव हमारा बी में नहीं है। मतलब कि समुच्चय बी और डी का जब हम निकालेंगे सर्वनिष्ठ समुच्चय, तो क्या होगा, हमारा एक रिक्त समुच्चय होगा जो कि फाई होगा। क्या होगा हमारा, तो यहाँ पर फाई होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये पांचों निकल गया। 6 में क्या है कि समुच्चय बी और सी दोनों का सम्मिलन जो समुच्चय होगा, और जो समुच्चय ए है, तो यहाँ पर ये एक समुच्चय काउंट होगा और ये हमारा एक समुच्चय कहलाएगा। तो दो समुच्चयों का निकालना है यहाँ पर सर्वनिष्ठ समुच्चय। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पर के समुच्चय बी और समुच्चय सी, इन दोनों समुच्चयों का निकाल लेंगे सम्मिलन समुच्चय, मतलब कि अवयव को उसके मिला देंगे बी और सी। तो बी और सी, तो समुच्चय बी और समुच्चय सी दोनों का जब निकालेंगे हम क्या, सम्मिलन समुच्चय, तो वो हमारा क्या होगा। तो देखिए, बी में क्या है, 7, 9, 11, 13, तो उसको हम पहले लिख लेते हैं यहाँ पर। और सी में 11, 13 और 15 है, कोई बात नहीं, यहाँ पर 7, 9, 11, 13, ठीक है ना। बी के हम अवयव को लिख लिए, और 15 जो है वो इसमें नहीं है, बाकी 15 सी में है, तो 15 यहाँ पर लिख लिए, ठीक है ना। तो कहने का अर्थ है कि हमारा इन अवयवों का जो समुच्चय बना, वो हमारा समुच्चय बी और समुच्चय सी का क्या कहलाएगा, सम्मिलन समुच्चय कहलाएगा, ठीक है बच्चों। तो कहने का अर्थ है कि अगला जो है कि करना क्या है हमें, कि समुच्चय ए के साथ इस समुच्चय का सर्वनिष्ठ समुच्चय हमें लेना है। तो कौन कौन से अवयव समुच्चय ए और इस समुच्चय दोनों में समान है, तो ध्यान दीजिए 7 और 9 जो है इसमें भी है जो कि समान होंगे, है ना।
11 भी है जो कि इसमें भी है जो कि समान होंगे, और बाकी कोई नहीं है ना। तो कहने का अर्थ है कि हमारा यहाँ पर 7, 9 और 11 इन अवयवों का इन अवयवों का जो समुच्चय बनेगा वही हमारे कहलाएगा समुच्चय ए का सर्वनिष्ठ किसके साथ, तो बी सी के सम्मिलन के साथ। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि समुच्चय ए और डी के सर्वनिष्ठ समुच्चय। तो समुच्चय ए और समुच्चय डी में कौन कौन से अवयव जो कि समान है, तो डी में 15 और 17 है जो कि ए में साफ नहीं है कहीं पर। तो मतलब कि कोई भी अवयव नहीं है जो कि समुच्चय ए में भी है और डी में भी है, इसलिए इन दोनों समुच्चयों का जो हमारा होगा सर्वनिष्ठ समुच्चय वो क्या निकल कर आएगा हमारा, तो हमारा एक फाई निकल कर आएगा। ठीक है ना। अगला जो है 8 नंबर में कि बी और डी का जो सम्मिलन समुच्चय होगा उसको और समुच्चय ए जो है, तो इन दोनों समुच्चयों का निकालना है सर्वनिष्ठ। तो पहले क्या करते हैं हम कि समुच्चय बी और डी दोनों का सम्मिलन जो है निकाल लेते हैं। ठीक है, तो दोनों के अवयवों को मिला देंगे। तो बी में क्या है, पहले उसको सभी के सभी अवयव के यहाँ पर लिख देते हैं 7, 9, 11 और 13। तो हम बी के अवयव को हम यहाँ पर लिख लिए, और जो डी में है 15 और 17 उसके अवयवों को भी हम यहाँ पर लिख लेंगे 15 और 17। ठीक है, और इसके समुच्चय बना देंगे, यही होगा समुच्चय बी और डी के क्या, सम्मिलन समुच्चय। तो इस समुच्चय को समुच्चय ए के साथ में क्या लेना है, सर्वनिष्ठ। हमें लेना है क्या, यहाँ पर सर्वनिष्ठ लेना है। तो क्या कर लेंगे, देखेंगे कि इन दोनों समुच्चयों में कौन कौन से अवयव है जो कि समान है। तो 7, 9, 11, 13 इसमें है, 13 नहीं 7, 9, 11 जो कि 7, 9, 11 इसमें भी है। ठीक है ना। तो यहाँ पर भी जो होगा हमारा जो समुच्चय बनेगा वो भी क्या होगा हमारा, वो भी हमारा होने वाला है यहाँ पर 7, 9 और 11 का ही, इन्हीं अवयवों का बनेगा समुच्चय। ठीक है, अगला जो है कि समुच्चय ए और बी का जो सर्वनिष्ठ समुच्चय है उसका करना है सर्वनिष्ठ किसके साथ, तो समुच्चय बी और सी के सम्मिलन के साथ। तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम ए और बी का सर्वनिष्ठ निकाल लेते हैं। ठीक है ना। तो देखिए हम पहले ही यहाँ पर ए और बी का हमारा सर्वनिष्ठ यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है ना। और बी और सी का सम्मिलन निकाल लेते हैं। तो देखिए हमारा बी और सी का सम्मिलन हमारा यहाँ पर है। ठीक है ना। और ए और बी का सर्वनिष्ठ हमारा यहाँ पर है। तो इन दोनों का करना क्या है, हमारा सर्वनिष्ठ करना है। ए बी का सर्वनिष्ठ जो कि यहाँ पर है। ठीक है, और बी सी का सम्मिलन जो कि हम यहाँ पर निकाल लिए हैं। तो दोनों का जब सर्वनिष्ठ करेंगे मतलब कि इन दोनों समुच्चयों में देखना है कि कौन कौन से अवयव है जो कि समान है। तो देखिए इसमें 7, 9, 11 है, और इसमें भी क्या है 7, 9, 11, 13, 15 है। तो 7, 9, 11 जो है इस समुच्चय के सभी अवयव इसमें है। तो कहने का अर्थ है कि जो 7, 9, 11 होगा उन्हीं का समुच्चय यहाँ पर भी बनने वाला है। इसके सर्वनिष्ठ में भी 7, 9, 11 इन अवयवों का जो हमारा समुच्चय बनेगा यहाँ पर वो क्या होगा, वही होगा इन दोनों समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, है ना। सर्वनिष्ठ समुच्चय कहलाएगा। जो 10 नंबर में है कि ए और डी के सम्मिलन निकालना पड़ेगा हमें पहले। यहाँ पर भी उसी तरह से ए और डी के क्या सम्मिलन, ए और डी का सम्मिलन। तो ए और डी के दोनों के अवयवों को हम आपस में मिला लेते हैं। तो 3, 5, 7, 9, 11 यहाँ पर पहले हम लोग क्या कर लेंगे, लिख लेंगे क्या, 3, 5, 7, 9 और 11 यहाँ पर लिख लिए। डी के जो अवयव हैं 15 और 17 उसको भी हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, लिख लेंगे इसमें 15 और 17। ठीक है ना। तो इस तरह से इनके हम अवयवों को लिख लिए, और इनका जो समुच्चय बनेगा हमारा क्या होगा, तो हमारा होने वाला है समुच्चय ए और डी के क्या सम्मिलन समुच्चय। ठीक है, और बी और सी के जो सम्मिलन समुच्चय है, तो बी और सी के सम्मिलन समुच्चय हमारा पहले से यहाँ पर है ना, निकाले हैं हम लोग। तो क्या करेंगे कि ये समुच्चय और ये समुच्चय इन दोनों समुच्चयों का निकालना क्या है हमें, तो सर्वनिष्ठ। मतलब कि इन दोनों समुच्चयों में जो जो अवयव समान होंगे उनका समुच्चय बनाना है हमें। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा इसमें क्या है कि 7, 9, 11, 13, 15 इसमें है। इसमें क्या है, तो 7, 9, 11 तो इसमें है, 15 भी है ना। तो कहने का अर्थ है यहाँ पर जो समुच्चय बनेगा हमारा क्या होगा, तो 7, 9, 11, 13 और 15 इनका जो समुच्चय बनेगा
वो क्या होगा, वही होगा हमारा इन दोनों समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, है ना, इन दोनों समुच्चयों का सर्वनिष्ठ होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर लिए कि 1 से लेकर 10 तक इस प्रश्न के सभी को जो निकालना था समुच्चय निकाल लिए। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 7 कि यदि समुच्चय ए इस तरह से दिया गया है, बी इस तरह से दिया गया है और सी भी हमारा कुछ इस तरह से दिया गया है और डी भी दिया गया है, जो कि सभी के सभी किस रूप में है, तो समुच्चय के समुच्चय निर्माण रूप में है ना। और करना क्या है, तो निम्नलिखित ज्ञात करना है, जो नीचे पूछा जा रहा है हमसे वो ज्ञात करना है, जो कि सर्वनिष्ठ पूछे जा रहे हैं कि समुच्चय ए और समुच्चय बी के सर्वनिष्ठ। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग कि समुच्चय ए जो दिया गया है समुच्चय निर्माण रूप में, उसको हम लोग समझ लेते हैं क्या हो गए, रोस्टर रूप में, है ना। तो एक्स जो है क्या है, एक प्रकृत संख्या है, मतलब कि जितने प्रकृत संख्या होंगे, जितने ही प्रकृत संख्या होती है उसका यहाँ एक समुच्चय है ना। कुछ इस तरह से होते हैं, एक से शुरू होता है, 1 2 3 4 इस तरह से करते हैं, हमारा करते करते हमारा समुच्चय शुरू होता है। मतलब इसको समुच्चय ए को हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, समुच्चय किस रूप में, तो समुच्चय के रोस्टर रूप में, है ना। समुच्चय बी में जो है क्या है कि एक्स एक सम प्रकृत संख्या है, सम प्रकृत संख्या है, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 4 6 8 इस तरह से 2 4 6 8 10 इस तरह से हमारा जो अवयव इसमें होंगे, इस तरह से जो बनेगा सिर्फ और सिर्फ सम संख्या का, प्रकृत सम संख्या का जो समुच्चय बनेगा वही होगा हमारा समुच्चय बी के, मतलब समुच्चय बी हमारा होने वाला है। समुच्चय सी में क्या है कि एक्स एक विषम प्रकृत संख्या है, विषम प्रकृत संख्या मतलब इसका जो समुच्चय बनेगा वो क्या होगा, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, 1 3 5 7 9 11 इस तरह से जो हमारे होते हैं अवयव, जो कि एंड सो ऑन इस तरह से ही रहेंगे, बढ़ते जाएंगे, तो ये हमारा होता है क्या, विषम प्रकृत संख्याओं का समुच्चय। जो डी में है कि एक्स जो है एक अभाज्य संख्या है, ठीक है, तो अभाज्य संख्या है, तो इसका जो समुच्चय होगा क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 इस तरह से हमारे ये भी बढ़ते जाएंगे। तो ये जो समुच्चय है क्या है, सभी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय हमारा होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर लिए हैं कि ए से लेकर डी तक जो हमें दिए गए थे समुच्चय, उसको हम लोग रोस्टर रूप में पहले लिख लिए। ठीक है, अब करना क्या है कि समुच्चय ए और बी के सर्वनिष्ठ को निकालना है। इसका मतलब कि जो अवयव समुच्चय ए में भी होंगे और डी में भी होंगे, दोनों के जो अवयव जो दोनों में समान होंगे, तो उसके समुच्चय को यहाँ पर लिखना है। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर कि जो समुच्चय ए में है अवयव 1 2 3 4 करके हैं, बी में जो अवयव है वो क्या है, तो 2 4 6 8 10 इस तरह से करके हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि जो जो अवयव समुच्चय बी में है वो सभी के सभी हमारे समुच्चय ए में होने वाले हैं, जो कि 2 4 6 8 इस तरह से है, जो कि इसमें भी आएंगे। देखिए यहाँ पर 2 है हमारा, 4 है हमारा, आगे 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, 12 14 16 इस तरह से हमारा बढ़ते जाएंगे। तो कहने का अर्थ है कि समुच्चय बी के सभी अवयव समुच्चय ए में उपस्थित है ना। तो इस तरह से समुच्चय ए और समुच्चय बी के जो सर्वनिष्ठ समुच्चय निकालना है यहाँ पर ना, क्या निकालना है, सर्वनिष्ठ समुच्चय, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा समुच्चय बी ही होने वाला है। यहाँ पर क्या होने वाला है, तो हमारा समुच्चय बी होने वाला है ना, जो कि क्या है, हमारा है 2 4 6 8 10 12 इस तरह से हमारा ये हमारा समुच्चय होने वाला है। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि हमारा समुच्चय बी ही है। ठीक है, यदि इनका सम्मिलन निकालना होता समुच्चय ए और समुच्चय बी का, तो क्या होता हमारा समुच्चय ए होता, है ना। अगला जो है कि समुच्चय बी और सी के सर्वनिष्ठ, तो ध्यान दीजिए जो अवयव दोनों में समान होंगे बी और सी में, तो सी हमारा क्या है, तो सी में जो है सभी विषम संख्या है, प्रकृत विषम संख्या, और जो बी में है सभी प्रकृत सम संख्या है। तो सम संख्या और विषम संख्या, जो हमारा समुच्चय बी है वो सभी सम संख्या का समुच्चय है, और जो हमारा जो सी है हमारा समुच्चय, वो हमारा क्या है, सभी विषम संख्या का समुच्चय है। तो सम संख्या का एक समुच्चय है, एक है विषम संख्या का समुच्चय, तो इन दोनों समुच्चयों का जब निकालेंगे हम लोग क्या, सर्वनिष्ठ समुच्चय, तो कोई भी ऐसा अवयव नहीं होगा जो कि इन दोनों समुच्चयों में होगा, या फिर जो समान होंगे इन दोनों समुच्चयों में। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए इन दोनों समुच्चयों का जो सर्वनिष्ठ होगा होने वाला जो है वो हमारा क्या हो जाएगा,
वो हमारा 5 हो जाएगा, एक रिक्त समुच्चय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो वो हमारा एक रिक्त समुच्चय हो जाएगा, जो कि कुछ हम इस तरह से भी उसको लिख सकते हैं। ठीक है, अगला जो है कि समुच्चय ए और समुच्चय सी, इन दोनों का क्या सर्वनिष्ठ। तो ए और सी, ए में क्या है हमारा, तो सभी प्रकृत संख्या है, सी में क्या है, सभी विषम संख्या है। दोनों का जब सर्वनिष्ठ निकालेंगे तो हमारा विषम संख्या ही मिलेंगे, क्योंकि 1, 3, 5, 7 सभी इसमें आने वाले हैं प्रकृत संख्या में, सभी विषम संख्या प्रकृत संख्या में आने वाले हैं। इसलिए इन दोनों का सर्वनिष्ठ मतलब कि ये सभी के सभी अवयव इसमें तो है ही और इसमें भी होंगे, इसलिए ये सभी के सभी अवयव दोनों में समान है। तो इन्हीं अवयवों का जो समुच्चय है, जो कि स्वयं हमारा समुच्चय सी होने वाला है, ठीक है ना, जो हमारा स्वयं समुच्चय सी होने वाला है, वही इन दोनों समुच्चयों का सर्वनिष्ठ समुच्चय हो जाएगा। 1, 3, 5, 7, 9, 11, इस तरह से हमारा ये बढ़ते जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारा असल में है क्या, ये हमारा असल में समुच्चय सी ही है। ठीक है, अगला जो है कि समुच्चय बी और समुच्चय डी, इन दोनों समुच्चयों का सर्वनिष्ठ निकालना है। तो कौन कौन से अवयव हैं जो कि दोनों में समान है बी और डी में? ध्यान दीजिए, बी में जो है क्या है, तो सम प्रकृत संख्याओं के समुच्चय है। डी जो है ये क्या है, तो सभी अभाज्य संख्याओं का क्या है, हमारा समुच्चय है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि 2 हमारे यहाँ पर भी है, 2 हमारा यहाँ पर भी है। ठीक है, और बाकी जो है हमारे यहाँ पर 4, 6, 8, 10 आगे जितने भी सम संख्या में आएंगे 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 इस तरह से 26, 28, तो कहने का अर्थ है कि ये सभी सम संख्या क्या होते हैं, जो हमारा 2 से डिविजिबल होते हैं, जिसमें 2 से भाग लग जाएगा। ठीक है ना बच्चों? तो कहने का अर्थ है कि जो सम संख्या वही होता है जिनमें सभी संख्याओं में जितने भी सम संख्या होते हैं 2 से उसमें भाग लग जाता है। ठीक है, लेकिन कहने का अर्थ है अभाज्य संख्या वो होती है जिनमें सिर्फ और सिर्फ 2 संख्या भाग दे सकती है, एक होता है 1 और जो दूसरा होता है वो स्वयं संख्या ही होती है। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो संख्या आगे आएंगी, आगे जो आएंगी 2 ही एक होता है जो कि क्या होता है, अभाज्य और सम दोनों होता है, और बाकी कोई नहीं होता है संख्या जो कि अभाज्य है और सम है ना, 2 के अलावा कोई संख्या नहीं होगी। ठीक है ना, क्योंकि मान लीजिए 4 लेते हैं, तो 4 लेते हैं तो 4 हमारा सम तो हो जाएगा लेकिन हमारा अभाज्य नहीं होगा, क्योंकि 4 को 3 संख्या भाग करेगी। कौन कौन? 1, 2 और 4, 3 संख्या भाग करेगी। जब 2 संख्या भाग करती तो बोलते वो अभाज्य है ना। तो कहने का अर्थ है कि इन दोनों समुच्चयों में सिर्फ और सिर्फ एक ही अवयव जो है समान है, वो है 2। तो समुच्चय बी और समुच्चय डी का जो सर्वनिष्ठ समुच्चय होगा उसमें जो अवयव होगा वो 2 होगा और इसी का समुच्चय बन जाएगा, जो कि समुच्चय बी और डी के सर्वनिष्ठ समुच्चय कहलाएगा। अगला जो है कि समुच्चय ए और समुच्चय डी के सर्वनिष्ठ समुच्चय। ठीक है, तो समुच्चय ए में क्या है, सही प्रकृत संख्याओं का समुच्चय है, और समुच्चय डी में क्या है हमारा, तो अभाज्य संख्याओं का समुच्चय है। तो कहने का अर्थ है कि जितने भी अभाज्य संख्या हमारे होते हैं वो सभी के सभी प्रकृत संख्या में होंगे, मतलब कि इसके सभी के सभी अवयव इसमें तो है ही, वो हमारा प्रकृत संख्या वाला समुच्चय में भी वो होने वाले हैं। तो इसलिए समुच्चय ए और समुच्चय डी का जो सर्वनिष्ठ होगा वो क्या होगा, तो सभी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय ही होने वाला है। यहाँ पर भी क्या होने वाला है, तो 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस तरह से वो सभी के सभी जो अवयव हैं इसमें आ जाएंगे। ठीक है ना, और एंड सो ऑन, इस तरह से हमारा अभाज्य संख्या होने वाला है। असल में ये हमारा है क्या, तो हमारा जो समुच्चय डी था वही है। ठीक है, जो समुच्चय सी और समुच्चय डी इन दोनों का सर्वनिष्ठ समुच्चय, तो समुच्चय सी और डी, सी क्या है, तो हमारा विषम संख्याओं का समुच्चय है, और डी क्या है, तो डी हमारा जो है वो हमारा क्या है, वो हमारा अभाज्य संख्याओं का समुच्चय है। तो कौन कौन से अवयव हैं जो कि दोनों समुच्चयों में समान है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो सी और डी है, तो 3 हमारा इसमें भी है और 3 हमारा जो है यहाँ पर हुई हो जाएगा, इसमें भी है। ठीक है ना, अगला जो है कि 5, 7, तो 5, 7 हमारा इसमें भी है। आगे जो है क्या है हमारा, इसमें 9 है तो उसमें 9 नहीं है, इसमें 11 है तो उसमें भी 11 है। ठीक है ना, आगे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा इसमें कि 11 के बाद इसमें क्या आएगा, हमारा सभी विषम संख्या के समुच्चय में, तो 13 आएगा, है ना, 13 आएगा, 15 आएगा, 17 आएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा आते रहेंगे। ठीक है, क्या आएगा, 11 के बाद हमारा 13 आएगा, 15 आएगा, 17 आएगा। तो कहने का अर्थ है इसमें क्या आएंगे आगे, हमारे 13 के बाद 17 आता है आभाज्य संख्या,
तो कहने का अर्थ है कि जितने भी अभाज्य संख्या के अवयव होंगे सभी के सभी सिर्फ और सिर्फ दो को छोड़कर सभी के सभी अवयव जो हैं अभाज्य संख्या के वो हमारे विषम संख्या के जो प्राकृतिक विषम संख्या जो है इसमें उपस्थित होंगे। सभी के सभी अभाज्य संख्या के सिर्फ अवयव दो को छोड़कर अवयव जो है ये दो इसको छोड़कर सभी के सभी अवयव विषम संख्या के समुच्चय में होंगे। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि जो हमारा विषम संख्या होता है वो सम संख्या नहीं होते हैं इसमें, क्योंकि विषम संख्या के समुच्चय में कोई भी सम संख्या नहीं होती है, ठीक है ना। तो इसलिए जो दो है वो उस समुच्चय में विषम संख्या के समुच्चय में नहीं होने वाला है, पहली बात। दूसरी बात कि अब जो अभाज्य संख्या का जो समुच्चय होता है एक ही संख्या होता है जो कि दो, जो कि सम होता है, और बाकी सभी के सभी अभाज्य संख्या विषम होते हैं, है ना। तो इसलिए बाकी जितने भी हमारे अवयव होंगे वो सभी के सभी हमारे क्या होंगे कि विषम संख्या के समुच्चय में आने वाले हैं। तो इन दोनों समुच्चय समुच्चय सी और समुच्चय डी दोनों का जब सर्वनिष्ठ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? वो हमारा होने वाला है 3 से लेकर आगे जितने हो जाएगा अभाज्य संख्या वही होने वाला है। 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 इस तरह से हमारा ये एंड सो ऑन बढ़ते जाएगा। तो यही हमारा हो जाएगा इन दोनों समुच्चयों का सर्वनिष्ठ समुच्चय। हमारा है क्या असल में? तो ये हमारा अभाज्य संख्याओं का ही समुच्चय है, लेकिन इसमें जो अभाज्य संख्या दो होती है जो कि सम और अभाज्य दोनों होती है वो अवयव इसमें सिर्फ और सिर्फ नहीं है, बाकी सभी इसमें अभाज्य संख्याओं के अवयव होंगे दो को छोड़कर। तो इस तरह से हम लोग क्या कर लिए कि क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को दोनों को समझ लिए। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 होगा।